हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपकी राजन सीरीज। तो दोस्तों देखिए, हमने हिंदी विषय पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं सारे आपके हिंदी सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। दोस्तों देखिए, जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या है मूल रूप से वो कितनी है, वो है 52 वर्ण। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोग वाह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। दोस्तों देखिए, अयोग वाह कौन है? तो ये हो जाएगा विसर्ग। मैंने आपको बताया था अयोग, यहाँ पे ये शब्द मैंने आपको बताया था जिसका कहीं भी योग ना हो वो होता अयोग वाह। तो ये है आपका विसर्ग। तो आपका आंसर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक का। दोस्तों देखिए, रुकना या अर्ध ठहराव यानी कि रुकना या थोड़ी देर के लिए ठहरना, ये कौन सा विराम चिन्ह का द्योतक है? कौन से विराम चिन्ह में प्रयोग किया जाता है ये? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। जैसे पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से रुकते हैं बोलते समय, जैसे हम लिखने। दोस्तों देखिए, विराम चिन्ह हमने डिटेल में पढ़ा भी था। विराम चिन्ह का मतलब होता है कि सेंटेंस में हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो वहाँ पे जो अलग अलग चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है विराम चिन्ह। लेकिन दोस्तों देखिए, वही चीज़ अगर हम बोलने में देखें तो बोलने में हमें अर्ध, यहाँ पे लिखा अर्ध ठहराव का मतलब जैसे बोलने में हम थोड़ी देर अगर रुक रहे हैं तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम अपने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करके रुकते हैं तो वो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? लाघव चिन्ह, उद्धृढ़ चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्तों देखिए, जहाँ पे हर्ष होगा, शोक होगा, दुख होगा, घृणा होगा, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है? दोस्तों देखिए, वहाँ पर लगता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेशन। तो अब यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है ये जान लीजिए। काश, आहा, इस तरह से जहाँ पे शब्द लगे होते हैं, वाह इंग्लिश में हम कहते हैं वाव, सॉरी। तो एक तरह से जहाँ पे हर्ष, शोक, दुख ये सब जहाँ व्यक्त करना रहता है जिस सेंटेंस में, वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम, उद्धृढ़ चिन्ह, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह। दोस्तों देखिए, जब शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लाघव। जहाँ पे देखिए डॉक्टर लिखा होता है तो वहाँ पे जो जीरो की तरह लिखा जाता है वहाँ पे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लाघव चिन्ह का पूर्ण विराम का चिन्ह और कोष्ठक का चिन्ह, अपूर्ण विराम का चिन्ह। दोस्तों देखिए, शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह अपनाया जाता है? तो वहाँ पे दोस्तों कौन सा चिन्ह अपनाया जाता है? आपको भली भांति पता होगा कि वहाँ पर हम कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर हमने कोई भी कठिन वर्ड लिखा है तो उसको हम कोष्ठक में उसका अर्थ जरूर लिख देते हैं जिससे कि उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। दोस्तों ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तो वहाँ सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है।
अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब हम लोग वर्णमाला पढ़े थे अपने डिटेल क्लास स्टडी में, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। वहाँ पे हमने बताया था स्वर, व्यंजन, और व्यंजन भी किस किस तरह के होते हैं, जिसमें हमने अंतस्थ व्यंजन भी पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और संयुक्ताक्षर भी हमने देखे थे। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा अंतस्थ नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अंतस्थ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया है, बा, वा, ला और रा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ जो होती हैं, व्यंजन को ही हम क्या कहेंगे, ध्वनि भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ध्वनि होती है उसी से ही वर्ड का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अंतस्थ ध्वनि होती है वो होती है य, र, ल और वा। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में बा दिया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बा नहीं है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, किसका विश्लेषण होता है, जो पाठ्य वस्तु होता है वो किसका विश्लेषण होता है, वो दोस्तों एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का विश्लेषण होता है, यानी कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसका एक संक्षिप्त रूप होता है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आनंद का विलोम है विष, विषाद, अमन और अर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आनंद का विलोम पूछ रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे विषाद। दोस्तों देखिए आपने हर्ष का विलोम विषाद पढ़ा होगा, लेकिन आनंद का विलोम विषाद नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए पहले जितने भी वर्ड दिए गए हैं उन सब के अर्थ को समझने की, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें विलोम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन और अनुरोध। यहाँ पे दोस्तों विलोम पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देना है विरोध शब्द का विलोम क्या होगा। विरोध यानी कि किसी का कि हम अगेंस्ट हैं, तो अगेंस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगेंस्ट का अपोजिट हो जाएगा समर्थन, यानी कि एग्री हैं। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे मैं आंसर को छिपा देती हूँ पहले, क्योंकि आप पे अगर डिटेल स्टडी मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आपके सारे आंसर लगभग सही जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ ही आप प्लेलिस्ट से जाके चैनल पे प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि स ह व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन। दोस्तों देखिए यहाँ पे श ह ये कैसे व्यंजन है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन है। जब हम श ह बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है, घर्षण करते हुए उष्मा निकल रही है, तो ये कैसे व्यंजन हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। हमने जब डिटेल स्टडी किया था तो उसमें हमने आपको सारे व्यंजन और सारे स्वर के विषय में डिटेल स्टडी किया था, और वहाँ जहाँ जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने सबको सारी चीज़ें बताई थी। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी आपके सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक तो ये काम ही आएंगी, साथ ही आपके यूपी टेट, सुपर टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए जो भी चीज़ें आप पढ़ें बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। आई शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप, भौरा। तो दोस्तों देखिए आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है सर्प। क्वेश्चन नंबर 14। अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। दोस्तों देखिए ये अस्थावर का विलोम आपके बीटीसी, बीएड एंट्रेंस में बहुतों बार पूछा गया होगा, तो इसलिए जो कुछ चीज़ें होती है ना बिल्कुल कॉमन हो जाती है कि ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए आपके बीटीसी एग्जाम में भी पूछा गया है ये अस्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदनी,
कुमुदनी, कुमुदिनी। दोस्तों देखिए इसमें आपको शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो आपका सही हो जाएगा कुमुदिनी। ये आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको वर्तनी देखना था कि कौन सा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। दोस्तों देखिए ये भी बहुत आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, तो आप जान लीजिए आज से श्रृंगार रस कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अक्सर हम लोग जल्दी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। और सही क्या है? ये वाला जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। इसमें जो श्रा बनता है वो ऐसे केवल एक बार इसमें इस तरह से केवल बनता है, और हम कैसे बनाते हैं? हम जल्दी में ऐसे बनाते हैं, जो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, बाबूराम सक्सेना का। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। और दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। और ये छायावादी कवि माने जाते हैं। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये चार हैं जो छायावादी कवि हैं। तो जो भी इनसे संबंधित फैक्ट मुझे पता है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में है, तो यहाँ पर आपके पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। दोस्तों हम देखिए अक्सर जल्दी में पढ़ते नहीं है, ये जो नहीं वाला शब्द है ये नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए विशेषता नहीं है पूछ रहा है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, और यहाँ पे सा है सिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे विशेषता से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा आपका सा। सिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो अपनी लिपि है उसमें लिखते समय सिरोरेख हर एक अक्षर के ऊपर लगता ही है, क्योंकि ये हमारे हिंदी भाषा का रूल है। और यहाँ पे केवल अलंकरण के लिए ये प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ये आवश्यक भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों देखिए ये हम लोग से पहली क्लास हम लोगों ने की थी ध्वनि, तब वहाँ पर हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन, शब्द, स्वर और वर्ण। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, और उसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुग्रह शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर और उपर्युक्त सभी। दोस्तों अब्ज शब्द का अर्थ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब्ज शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त। दोस्तों क से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन आता है, संयुक्ताक्षर आते हैं। तो जब हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा था तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, पयोधि, उदधि, उर्वशी। दोस्तों देखिए इसमें समुद्र के पर्यायवाची आ, ब, सा तीनों है, लेकिन उर्वशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है?
तो जब भी आप पढ़िए ये नहीं वाला शब्द जरूर पढ़िए, क्योंकि अक्सर हमारा ये जो नहीं है शब्द गलत होता है। तो गिरिराज, गिरिजेश, हिमाद्री और उसके बाद है नगराज। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा, गिरिजेश। ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, वीणा, पाणी, भारती, पद्मा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पद्मा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निशाकर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारु, मंजूषा और मंजुला। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा मंजूषा। क्वेश्चन नंबर 28, उज्ज्वल का समानार्थी है? धवल, स्वच्छ, कुंठा, पवित्र। तो दोस्तों यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछ रहा है। उज्ज्वल मतलब होता है उजला और धवल मतलब भी होता है उज्ज्वल यानी कि सफ़ेद, धवल मतलब भी सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी उज्ज्वल की वर्तनी पूछ लेता है, तो वर्तनी बिल्कुल यही है। इसमें दो जा जो होता है वो हाफ हाफ दो जा लिखा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा का समानार्थी है? तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता और ओज। दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, ऊर्जा का समानार्थी पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ओज। क्वेश्चन नंबर 30, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गृह कार्य दिया जाता है उसमें जो प्रश्न करवाए जाते हैं वो अवबोध की दृष्टि से भी होते हैं और ज्ञान की दृष्टि से भी होते हैं, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।